हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। तो ज्योग्राफी जो है बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो है फिजिकल ज्योग्राफी। एक पार्ट तो ये हो गया ज्योग्राफी का, वो है फिजिकल और ह्यूमन में। मेनली हम इसी पार्ट में समझते हैं कि ज्योग्राफी डिवाइडेड है। फिर आता है ज्योग्राफी। इस ज्योग्राफी का डिवीजन ऐसे भी होता है। इंडिया एंड वर्ल्ड के एस्पेक्ट में। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं इंडिया के एस्पेक्ट में। इंडिया के एस्पेक्ट में अभी हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये पूरा एक वन शॉट सोल्यूशन हो, वन शॉट इसका सीरीज होगा। इसमें हम पूरा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का जितना भी कंपोनेंट्स, जितना भी टॉपिक्स होगा, हम सारा कवर करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन मतलब उसके इंडिया का लोकेशन कहाँ है, उसका लैटिट्यूड कहाँ है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से पास करता है, टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर किस किस से पास करती है, ये सब जो जनरल इंट्रोडक्शन हम इसमें कवर करेंगे। फिर आते हैं फिजिकल डिवीजन में। तो फिजिकल डिवीजन में जो इंडिया का फिजिकली जैसे डिवाइडेड है, माउंटेन में, प्लेट्यू में, प्लेन में, ओशन, सी में कितने सीज हैं, कितने आइलैंड्स है, तो ये सब हम पढ़ेंगे फिजिकल डिवीजन में। फिर आते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट जो एक इंडिया का है वो है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब मानसून कैसे आता है भारत में, क्या ये भारत में मानसून क्लाइमेट ही क्यों आते हैं, कोई और क्लाइमेट यहाँ क्यों नहीं बन पाता है, क्या फिजिकल फीचर्स का क्लाइमेट से कोई रिलेशन है, क्या क्लाइमेट किसी फैक्टर से डिटरमाइन करते, कौन कौन से फैक्टर्स जो है क्लाइमेट को डिटरमाइन करते, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर आता है सॉइल के बारे में। तो सॉइल में हम देखेंगे कि इंडिया का कौन कौन सा सॉइल है। जैसे इंडिया में 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट है, और या फिर आप बोल सकते हैं इंडिया के जो नॉर्दर्न साइड में है, इंडिया के नॉर्दर्न साइड में क्या, इंडिया के नॉर्दर्न साइड में कौन सा सॉइल मिलता है, सदर्न में कौन सा मिलता है, ईस्ट में कौन सा मिलता है, वेस्ट में कौन सा मिलता है, और कौन कौन से फैक्टर्स है जो सॉइल को डिटरमाइन करते हैं कि उस जगह पे कौन कौन से सॉइल होंगे, वो वहां का लोकेशन मैटर करता है, कौन कौन से फैक्टर्स मैटर करता है, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर आता है नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन में वहां का जो वाइल्ड लाइफ एंड जो नेचुरल वेजिटेशन में, जैसे वहां का फॉरेस्ट कैसा है, वहां का वेजिटेशन कैसा है, वहां का ग्रासलैंड कैसा है, फॉरेस्ट कैसा है, ग्रासलैंड कैसा है, ये सब हम ये सब हम आगे देखेंगे। फिर आगे देखेंगे बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी एक बहुत ही अभी बर्निंग टॉपिक है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा हो रहा है। तो एक बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये भी देखना होगा कि इंडिया की किस किस जगह पे कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी मिलते हैं, कहाँ रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है और कहाँ बायोडाइवर्सिटी का लैक है, कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं बायोडाइवर्सिटी का, तो हम ये सब देखेंगे। फिर आता है ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम जो है इंडिया का कैसा है, जैसे गंगा रिवर सिस्टम कैसी है, कृष्णा रिवर की सिस्टम कैसी है, ताप्ती रिवर सिस्टम कैसी है, ये सब जो रिवर का नाम है ये सब कैसे है, ये सब के बारे में देखेंगे। फिर आता है वाटरफॉल एंड लेक्स के बारे में। तो इंडिया में कौन कौन से फेमस वाटरफॉल्स है, कौन कौन से लेक्स है, वाटरफॉल में लेक्स में आते हैं ब्रैकिश वाटर, मतलब जो खारे पानी वाले लेक होते हैं, जो स्वीट वाटर वाले लेक होते हैं, ये सब हम देखेंगे, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ही बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी इन्होंने बहुत ही, उनका जो स्टेटमेंट है बहुत ही फेमस है कि जो जो रिवर वैली है, मल्टीपर्पज रिवर वैली है, वो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया है, वो इतने ज्यादा क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपर्पज है, वो सिर्फ इरिगेशन में ही काम नहीं आते हैं, वो डैम्स में ही काम नहीं आते, उनका मल्टीपर्पज ही बहुत ही वेरियस डोमेन में उनका यूज होता है। फिर आता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होते हैं का, क्योंकि इंडिया इतना वास्ट पॉपुलेशन है, हम लोग सेकंड पॉपुलस स्टेट है, तो पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर से रोल क्या है, कैसे इतना वास्ट पॉपुलेशन को हम फीड कर पा रहे हैं, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री में हम देखेंगे कि कैसे जैसे पोल्ट्री होता है, पोल्ट्री यानी जो मुर्गी पालन होता है, या फिर कोई जैसे शिप रियरिंग होता है, कैटल रियरिंग होता है, तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर फर्दर हम देखेंगे मिनरल रिसोर्सेज में कहाँ से मिनरल्स इंडिया में पाए जाते हैं, कैसा इसका यूज है, क्या इसका यूज है, हम ये सब देखेंगे। फिर हम देखेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी फॉर एग्जांपल दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल में वो होते हैं जो रिन्यू नहीं कर पाते, यानी उनका जो रिफॉर्मेशन है बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, और वो जो एक बार अगर एग्जॉस्ट हो गए, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं पेट्रोलियम अगर एक बार एग्जॉस्ट हो गया तो उसको दोबारा से फॉर्म होने में बहुत ही ज्यादा लंबा, मतलब इतना आप मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं पेट्रोलियम को फॉर्म होने में। और फिर आते हैं एग्जांपल ले लेते हैं जैसे रिन्यूएबल्स का। रिन्यूएबल वो होता है, रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू हो सके, जो दोबारा बन सके, जैसे कि सन हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि जो सन है एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट है, वो प्रेजेंट में भी रहेगा, फ्यूचर में भी रहेगा, वो कभी एग्जॉस्ट नहीं होने वाला, वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में। हाँ, उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, कभी क्लाउडीनेस आ सकता है, कभी रेनफॉल आ सकता है, कभी विंटर आ सकता है, लेकिन सन जो है वो हमेशा प्रेजेंट रहने वाला है। फिर आता है वाटर। तो वाटर भी एक पेरेनियल सोर्स है जो कांस्टेंट फ्लो करते रहता है, लेकिन फिर यही बात आती है कि वाटर क्या हर जगह अवेलेबल है, तो ये नहीं है, लेकिन इसके भी बहुत सारे तरीके हैं कि वाटर को हम जैसे जो जहाँ वाटर रिच रिसोर्स है, वहां उस तरीके से एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करें, तो हम ये देखेंगे। फिर आता है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। इसको ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को किसी भी देश का लाइफलाइन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो वहां के आपको ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है आपको बहुत ही वास्ट, बहुत ही हाईटेक, बहुत ही एडवांस्ड, बहुत ही स्पीड मतलब वहां की स्पीड बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को है जो लाइफलाइन ऑफ नेशन कहा जाता है। फिर आता है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में हम फर्दर देखेंगे कि एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होता है, कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज होता है, फिर बहुत तरीके की इंडस्ट्री, जैसे मिनरल बेस्ड हो गया, लेदर के इंडस्ट्रीज होते हैं, फिर ग्लास इंडस्ट्रीज होते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन के बारे में। तो पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन किसी भी कंट्री को अगर अच्छे से जानना है, वो कैसा उसका फॉर्मेशन है, कैसा उसका कल्चर है, तो वहां के पॉपुलेशन को स्टडी करना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। और अर्बनाइजेशन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर किसी भी कंट्री का डेवलप्ड होना। जैसे कि आप इंडिया का ही एग्जांपल ले लीजिए। इंडिया एक अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, वो एक डेवलपिंग कंट्री। क्यों? क्योंकि उसका मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एक रूरल एरिया में रहता है, और जो उसका ओनली 31%, अप्रॉक्स 31% ही किसमें रहता है? अर्बन एरिया में। इसलिए इंडिया अभी एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसमें वो डेवलप्ड हो सकता है। फिर हम फर्दर पढ़ेंगे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। इसका फॉर्मेशन कैसे, उसे क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि इसको एक स्पेशल ऐसे कास्ट और ट्राइब को शेड्यूल्ड कास्ट की देने की जरूरत पड़ गई, और कहां जैसे शेड्यूल्ड कास्ट की मेजॉरिटी कहां शेड्यूल्ड कास्ट सबसे ज्यादा पाया जाता है, कहां शेड्यूल्ड ट्राइब पाए जाते हैं, क्या इनके कुछ स्पेशल ग्रुप है, कुछ स्पेशल स्कीम है, ये सब हम देखेंगे। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर जैसे कि इसरो के रिसर्च सेंटर्स होते हैं, फूड एग्रीकल्चर के रिसर्च सेंटर्स होते हैं, वीट के रिसर्च सेंटर होते हैं, वेरियस तरीके के रिसर्च सेंटर्स होते हैं, हम वो देखेंगे। फिर आता है नेचुरल डिजास्टर और मैनेजमेंट एक बहुत ही ज्यादा
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सारे सिलेबस में मतलब एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि जो ये डिजास्टर्स आते हैं बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। वो एक इतने सडन शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम में आते हैं कि आपको सोचने तक का टाइम नहीं होता कि उस 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 स्थिति में हम रिएक्ट कैसे करें, उस चीजों को मैनेज कैसे करें। और हमें जैसे बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल 2001 में भुज में गुजरात में अर्थक्वेक आया था, वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था। वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था। और ऐसे अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन में, ऐसे डिजास्टर में, फॉर एग्जांपल जो बिहार है, बिहार जो फ्लड के लिए, जो उसका नॉर्दर्न साइड है वो फ्लड के लिए इनफेमस है। ऑन द अदर हैंड जो उसका सदर्न पार्ट है, जो सदर्न पार्ट है वो ड्रॉट के लिए। तो ये सब फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, ये सब को कैसे मैनेज करे, कैसे इसको रिस्पॉन्ड करे, कैसे अगर ये आए तो इसको कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, कौन कौन से टास्क फोर्स है जो इसको मैनेज करते हैं, कौन कौन से ऐसे कौन कौन कैसे इसको मिटिगेट किया जाए। तो अब हम ये सब देखेंगे। और जो फिर मिसलेनियस टॉपिक जो और भी बच जाएंगे वो पढ़ेंगे। फिर हम स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ेंगे। और लास्टली हम पढ़ेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट होती है। इसके हम मतलब जितने भी स्टेट में जितने भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो हम देखेंगे। यूनेस्को जो है यूएन वर्ल्ड का एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन वर्ल्ड का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये ये जो हेरिटेज साइट की संरक्षणा यानी प्रोटेक्शन करते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे। फिर अब हम देखते हैं एक जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, इंडिया की जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ओवरव्यू में पहले हम देखेंगे कि इंडिया लोकेटेड कहाँ पे है। जनरल इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे हम, लोकेशन के बारे में। इंडिया कहाँ लोकेटेड है। तो इंडिया जो है वर्ल्ड के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ये सब लोकेशन, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी है ना, आधा से ज्यादा उसका जो टॉपिक है आपको लोकेशन से, कहाँ कैसा वेजिटेशन है, क्लाइमेट है कैसा, उसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इन्हीं सब पे निर्भर करता है। ठीक है, तो जो लोकेशन है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। फिर सेकंड में हम पढ़ेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ेंगे। फिर बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, जो नेबरिंग कंट्रीज बोल लीजिए, फिर बॉर्डरिंग कंट्रीज बोल लीजिए। तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स जो है ये बॉर्डरिंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाते हैं। फिर पढ़ेंगे कि टॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास करता है। जैसे टॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास करता है। ऑन द अदर हैंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 स्टेट से पास करता है। कौन सा लैटिट्यूड जो है वो टॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो किस लॉन्गिट्यूड से क्रॉस करता है। ये लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या, हम ये सब भी पढ़ेंगे। ये सब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में बेसिक पढ़ेंगे, लेकिन इसका एक जनरल ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगी। फिर देखिए, अभी हमने आपको बताया कि जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। तो ये रहा इक्वेटर और ये रहा टॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये इक्वेटर के जो नॉर्दर्न, जो अबव नॉर्थ वाले पार्ट है उसको नॉर्दर्न साइड बोलते हैं, जो साउथ वाले पार्ट है उसको सदर्न साइड बोलते हैं। तो नॉर्दर्न साइड में जो इंडिया जो लाई करता है, नॉर्दर्न साइड में लाई करता है। अब इसका जो लैटिट्यूड है, इसका लैटिट्यूड कहां से कहां लाई करता है। तो इसका जो है साउथ में, यहां पे ये साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक लाई करता है। फिर आता है इसका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन कहां कहां तक है। तो ईस्ट में इसका एक्सटेंशन है ईस्ट साइड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। फिर यहां पे आएगा गुजरात के साइड, इसका एक्सटेंशन है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो इसका नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन हो गया। अब आपको मतलब ये हो गया। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, देखिए इसी के बारे में हम बात कर रहे थे।
ये है, देखिए ये जो नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ है, ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, और जो साउथ में है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। तो ये इसका डिस्टेंस कितना है, ये है 3 टू, नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर, जबकि ईस्ट टू वेस्ट है 2933 किलोमीटर। तो बड़ा कौन है, बड़ा है नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन जो है इंडिया का ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्ट टू वेस्ट। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1000 किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन नॉर्थ टू साउथ जो एक्सटेंशन है वो ज्यादा है। फिर बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया से ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द कंट्री से पास करता है, और ये इसको बिल्कुल इक्वली डिवाइड करता है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो नॉर्दर्न साइड है, जो अबव वाला साइड है वो नॉर्दर्न साइड है, वो ट्रॉपिकल कंट्री है, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो सदर्न साइड है जो नॉर्दर्न साइड है वो सब ट्रॉपिकल कंट्री, और जो सदर्न साइड है वो ट्रॉपिकल कंट्री है। अब हम देख लेते हैं एक और चीज। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेट से पास करता है। कौन कौन सा है वो स्टेट? तो सबसे पहले आता है गुजरात, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो ये 8 कंट्री से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसका अब एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़, ये ट्रिक है, लेकिन ये आपको सीक्वेंशियली नहीं याद होगा। ये सीक्वेंशियली नहीं है, आपको सीक्वेंस के लिए आपको मैप देखना ही पड़ेगा। तो मैप के लिए आप देखिए, जब भी आप ज्योग्राफी में मैपिंग पढ़े तो अपने बगल में एटलस जरूर रखें, क्योंकि इससे आपकी हैबिट डेवलप होगी। और मैपिंग जो है ना वो ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा उसमें विजुअलाइजेशन का काम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आप प्लेसेस से रूबरू नहीं होंगे, उनको आपको बार बार उनको देखने की आदत नहीं कि कौन चीज कहाँ है। जैसे आप इक्वेटर के अबव में कौन कौन से कंट्रीज हैं, इक्वेटर के बिलो में कौन कौन सी कंट्री है, एशिया का लोकेशन कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका का लोकेशन कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, ये सब आपको बार बार देखने से, उसको मल्टीपल टाइम्स देखने से ही आपको होगा। फ्री टाइम में भी रहे तो आप गूगल अर्थ पे जाके आप इसको सर्च कीजिए, और तब आपको मैपिंग में आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब बात करते हैं कि ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर की कंट्रीज है इसको हम याद कैसे करें। तो इसका सबसे इजी तरीका है, जो मैंने आपको बताया, वो है मित्र पर गमछा झाड़। लेकिन वो जो है ना, सिर्फ आपको उससे स्टेट्स याद रहेंगे, लेकिन आपको उससे सीक्वेंस जो है जो सबसे पहले कौन से स्टेट आते हैं, ये सब आपको नहीं याद हो पाएंगे। तो उसके लिए आपको एक विजुअल एक ओवरऑल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का मैप का आइडिया होना जरूर होगा। और अगर आपको बार बार आप एटलस नहीं देख पा रहे, या फिर आपको बार बार उसका हैबिट डेवलप नहीं हो पा रहा, तो आप बड़ा सा मैप लेके वॉल पे उसको स्टिक कर दीजिए, और फिर उसको डेली देखिए, और उससे आपको एटलीस्ट आपको कौन स्टेट कहाँ है, किसका लोकेशन कहाँ है, कौन नॉर्दर्न साइड में, गुजरात कब आता है, राजस्थान कब आता है, झारखंड कब आता है, आपको ये सब क्या आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं। एक्चुअली ये देखिए, सबसे पहले आएगा, हम चल रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट चल रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा गुजरात, फिर आएगा राजस्थान, फिर आएगा मध्य प्रदेश, तो फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर आएगा झारखंड, देन वेस्ट बंगाल, सेकंड लास्ट में आएगा त्रिपुरा, और सबसे लास्ट में आएगा मिजोरम। तो आप यहां से ट्रिक बना सकते हैं, JRMCJWTM। तो आपको यहाँ पे एक निमोनिक कर सकते हैं, JRMCJTM।
CGRMCGTM। तो आपको ऐसे ये आपको थोड़ा याद करने में सहूलियत होगी। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइम की। तो हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो देख लिया कि वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से पास करता है, वो 8 स्टेट से पास करता है, वो इंडिया को इक्वली डिवाइड करता है, ऑलमोस्ट दो इक्वली पार्ट्स में, यानी नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट में डिवाइड करता है। और अब हम देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एक सेकेंड आप आई रेज इट ताकि आपको अच्छे से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम समझ में आए। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो यूपी से पास करता है। और यूपी से कहा, यूपी के किस लोकेशन से? यूपी की मिर्जापुर, ये मिर्जापुर से पास करता है, ये यूपी के मिर्जापुर से, यूपी के मिर्जापुर से, जो कहाँ है, नियर इलाहाबाद। ये नियर इलाहाबाद है और इसका जो लॉन्गिट्यूड का वैल्यू है 82.5 डिग्री ईस्ट। ये हो गया। फिर ये कौन कौन से स्टेट से पास करता है? तो ये 5 स्टेट से। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास करता है 5 स्टेट से। कौन कौन सा है ये स्टेट? तो सबसे पहले देख लेते हैं। पहला है यूपी, सेकंड है फिर सेकंड है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तो ये है, ये हो गया आपका पहला। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये हो गया आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस जैसे यूपी पीएससी स्टेट पीसीएस या फिर किसी भी स्टेट स्टेट पीएससी का आप तैयारी करें तो आपको उसका स्पेसिफिक लोकेशन पता होना चाहिए। जैसे यूपी में मिर्जापुर से पास करता है। अगर आप एमपी पीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, एमपी पीएससी के किस किस डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। ये हमने देख लिया, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन देख लिया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन देख लिया। अब फर्दर हम एक देखते हैं कि ये जो नॉर्थ है, ये जो ईस्ट है, जो गुजरात का जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, उसका नाम है गुहार मोती। और जो अरुणाचल प्रदेश का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है किबुथू। ये जो है गुहार मोती से किबुथी में कितना टाइम डिफरेंस है? और क्योंकि जो सन है वो ईस्ट से, पूर्व से वो राइज करता है, ईस्ट से वो राइज करता है, इसीलिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही सनराइज होगा ईस्ट साइड में, और सबसे लास्ट में होगा गुजरात में। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, कितने टाइम का ये डिफरेंस है, ये है 2 आवर का। ये 2 आवर का डिफरेंस है। और बहुत ईस्टर्न साइड जो है ये डिमांड भी कर रहे हैं कि उनको एक डिफरेंट टाइमलाइन चाहिए, क्योंकि 2 आवर का डिस्टेंस एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और अगर एक और टाइमलाइन आ गया तो ये बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होगा और बहुत ज्यादा ईस्टर्न पीपल को, जो नॉर्थ ईस्ट के पीपल हैं, उनको बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। ठीक है। और अब हम देख लेते हैं कि जो सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, कौन सा है इंडिया का। तो यहाँ पे जो ग्रेट निकोबार में है वो है इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे वो अब सबमर्ज हो गया है, वो है इंदिरा पॉइंट। तो ये है सदर्न मोस्ट पॉइंट। तो अगर आप मेन लैंड की बात करेंगे तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। लेकिन अगर आप ओवरऑल इंडिया की बात करेंगे इंक्लूडिंग कोस्ट लाइन, तो उसका लैटिट्यूड हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ठीक है। और ये एक और बात कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का सिग्निफिकेंस क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस चीज में मदद करता है?
और जो लॉन्गिट्यूड है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो वो किस, तो लैटिट्यूड जो होता है बेसिकली, लैटिट्यूड जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस इंडिया के केस में होगा, और लॉन्गिट्यूड जो कि होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इस केस में। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लॉन्गिट्यूड जो है वो टाइम बताता है, लोकेशन भी बताता है लेकिन टाइम भी बताता है, और लैटिट्यूड जो है मेनली क्लाइमेट बताता है, किस लैटिट्यूड पे कौन सा क्लाइमेट होगा, किस जगह कौन सा क्लाइमेट होगा, आप ये लैटिट्यूड देख के पता कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे कि फर्स्ट होगा कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया कितना है। तो कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया है 6100। ये है मेन लैंड की बात, ये 6100 किलोमीटर जो हम बात कर रहे हैं वो है मेन लैंड इंडिया का, वो है मेन लैंड इंडिया का। और बॉर्डर स्टेट, ये हम बॉर्डर स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे म्यांमार से कौन कौन से बॉर्डर स्टेट होते हैं, फिर सबसे ज्यादा जो ईस्टर्न मोस्ट, जैसे म्यांमार जो है वो एक कौन कौन से स्टेट पास करते हैं, तो उससे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मणिपुर एंड मिजोरम। तो ये 4 स्टेट पास करते हैं किससे, म्यांमार से। फिर आता है कि आसाम जो है, आपको मतलब ये एक फन फैक्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर मैक्सिमम स्टेट किसी स्टेट से अगर अपना बॉर्डर शेयर करता है तो वो आसाम है। इसे 7 स्टेट्स टच होती हैं, इसे और जो है 7 स्टेट और कौन सा आप बोलेंगे, यूनियन टेरिटरी की इसे टच होती हैं। और अब एक और ये जितने भी हम ये जो क्लास होगा बेसिकली हम फैक्ट्स पे ही फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी होंगे लेकिन कॉन्सेप्ट मिनिमल होंगे, लेकिन जो फैक्ट्स होंगे वो ज्यादा होंगे, क्योंकि ये जो वन शॉट एग्जाम होते हैं, फॉर एग्जांपल रेलवे, एसएससी, ये सब जो वन डे एग्जाम होते हैं, ये सब फैक्ट्स जो फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको फैक्ट्स पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। जैसे रॉस आइलैंड है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है, रॉस आइलैंड का नाम कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ये रॉस आइलैंड है। फिर आएगा नील आइलैंड, ये सब इंडिया के आइलैंड्स हैं। नील आइलैंड का नाम हो गया है शहीद आइलैंड। फिर आता हैवलॉक आइलैंड, तो हैवलॉक आइलैंड है का नाम हो गया है स्वराज आइलैंड। तो ये थे ओल्ड नेम, जैसे ये रॉस आइलैंड पहले इसका रॉस नाम आइलैंड हुआ करता था, लेकिन अब इसका न्यू नेम क्या हो गया है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नील आइलैंड का हो गया शहीद आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड का हो गया स्वराज आइलैंड। अब देखते हैं इंडिया के एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। स्टार्ट करते हैं नदर्न मोस्ट पॉइंट से। तो नदर्न मोस्ट पॉइंट का
नदर्न मोस्ट पॉइंट है, नदर्न मोस्ट पॉइंट है कोल, कोल आइलैंड जो है वो नदर्न मोस्ट पॉइंट, नदर्न मोस्ट पॉइंट है। नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है, और इसका स्टेट का एग्जांपल होगा लद्दाख। फिर आएगा सदर्न, सदर्न पॉइंट ये है इंदिरा पॉइंट, ये हुआ ग्रेट निकोबार आइलैंड में। फिर आते हैं ईस्टर्न पॉइंट, ये किबुथु, किबुथु ये है अरुणाचल प्रदेश में। फिर आएगा सदर्न पॉइंट, फिर आएगा वेस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट ये है गुहार मोती। मैंने आपको ये पहले पिछले स्लाइड में ये पढ़ा चुकी हूं मैं कि गुहार मोती, और गुहार मोती जो कि गुजरात में है और जो किबूथी जो कि है अरुणाचल प्रदेश में, इन दोनों में कितना टाइम डिफरेंस है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। फिर आता है जो मेन लैंड सदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट पॉइंट इन मेन लैंड, मेनलैंड में कौन सा है, यहां पे आएगा कन्याकुमारी। ये कहां है, तमिलनाडु में। तो इसे आप एक और क्वेश्चन बना सकते हैं कि जो हमारा नॉर्दर्न पॉइंट है ये एक यूटी हो गया, यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। तो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, यहाँ पे आप यूनियन टेरिटरी भी लिख लीजिए। तो लद्दाख जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट यूनियन टेरिटरी है। फिर सदर्न मोस्ट यूनियन टेरिटरी है ग्रेट निकोबार। अरुणाचल प्रदेश है ईस्टर्न मोस्ट स्टेट, और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है गुजरात, और सदर्न मोस्ट स्टेट है तमिलनाडु। अब आते हैं कंट्री, यहाँ पे कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, जिससे वो बाउंड्री शेयर करता है, उसका लेंथ, उसका बाउंड्री लाइन, और कौन कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी से वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो एरिया जो शेयर करता है किसी देश का किसी इंडिया से, वो है बांग्लादेश। इसका सबसे ज्यादा लेंथ है, यानी 4096 किलोमीटर। 5 स्टेट से ये करता है। 5 स्टेट्स वो हैं वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। फिर आता है चाइना। चाइना का लेंथ है कितना, वो शेयर करता है इंडिया से 3488 किलोमीटर। तो जो चाइना का बाउंड्री लाइन है उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन ये भी 5 स्टेट से शेयर करता है, और यूनियन टेरिटरी भी इसमें इंक्लूडेड है, जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फिर आता है पाकिस्तान,
3,323 किलोमीटर। तो ये इसका बाउंड्री लाइन का नाम होता है रैटक्लिफ लाइन। ये जो मैकमोहन लाइन और रैटक्लिफ लाइन है, ये जो पर्सन ने इसको डिवाइड किया उसी के नाम पे ये रखा गया है। ये है रैटक्लिफ लाइन। तो जो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जो रैटक्लिफ लाइन है वही इस रैटक्लिफ ये रैटक्लिफ एक ब्रिटिशर्स थे जो पाकिस्तान और इंडिया का डिवीजन किए थे। ये भी 5 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। वो है उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, और लद्दाख। फिर आते हैं नेपाल। ये शेयर करता है 1751 किलोमीटर। इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, ना ही बांग्लादेश के साथ कोई स्पेसिफिक नेम है। ये भी 5 स्टेट्स के साथ ही शेयर करता है। नेम है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। फिर आते हैं म्यांमार। म्यांमार मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी बताया है कि 4 स्टेट इससे बॉर्डर शेयर करते हैं और इसका लेंथ है 1643 किलोमीटर। इसका भी कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। 4 स्टेट का नेम है, आप बताइए। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया है। अरुणाचल प्रदेश, फिर आएगा नागालैंड, फिर आएगा मिजोरम, फिर आएगा मणिपुर, फिर आता है भूटान। भूटान हैप्पीएस्ट कंट्री में से आता है। इसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। ये बहुत ही लिटिल डिस्टेंस शेयर करता है, बहुत ही लेस डिस्टेंस शेयर करता है। वो है 699 किलोमीटर। इसका बाउंड्री लाइन कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है और इसका जो स्टेट है वो 4 है। वो है वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। फिर लास्ट है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे लास्ट में इसलिए क्योंकि सबसे कम जो बाउंड्री शेयर करता है वो अफगानिस्तान है, मात्र 106 किलोमीटर। और इसका जो बाउंड्री लाइन को बोलते हैं दुरंद लाइन। और सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी से शेयर करता है और वो है लद्दाख। आप श्रीलंका का भी नाम ले सकते हैं, लेकिन वो नेबरिंग कंट्रीज तो है, लेकिन वो बॉर्डर कंट्री नहीं है। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, तो इसमें श्रीलंका भी आएगा, नेबरिंग में। बॉर्डरिंग में नहीं आएगा, नेबरिंग में आएगा। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट चैनल। इंपॉर्टेंट चैनल मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैनल है, जैसे अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल डिवाइड करता है, लक्षद्वीप मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल डिवाइड करता है, मालदीव मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल डिवाइड करता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चैनल देखेंगे। तो सबसे पहले आता है 10 डिग्री चैनल। को देखेंगे तो ये आता है बिटवीन अंडमान एंड निकोबार। फिर आता है नेक्स्ट है 9 डिग्री चैनल बिटवीन, इसका लोकेशन कहां है, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। फिर है 8 डिग्री चैनल
वो है बिटवीन मालदीव्स एंड मिनिकॉय। मालदीव्स एक कंट्री है, लेकिन ये जो मिनिकॉय है लक्षद्वीप का आइलैंड है। ग्रेट चैनल, ये भी एक चैनल है जो इस इंडोनेशिया और इंडिया को डिवाइड करता है। सुमात्रा जो इंडोनेशिया का आइलैंड है, और निकोबार जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, या फिर आप आइलैंड भी बोल सकते हैं, यूनियन टेरिटरी आइलैंड है इंडिया का। फिर आते हैं महिम क्रीक। महिम क्रीक जो है, अब ये क्रीक क्या है, ये एक नैरो चैनल होता है, वाटर का ये नैरो चैनल होता है। ये है मुंबई में, महिम क्रीक। फिर आते गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ जो है, ये सब गल्फ कच्छ ये सब एक सारे वाटर बॉडीज के, जैसे जैसे जब जैसे वाटर जब लैंड से मीट करता है तो वो डिफरेंट शेप में वो मीट करता है। जैसे गल्फ हो गया, बे हो गया। जैसे आप देख लीजिए, मैं आपको बताते हैं, मैप ऑफ इंडिया देख लेते हैं। मैप ऑफ इंडिया से समझ लेते हैं। यहां है मैप ऑफ इंडिया, चलिए देखते हैं। तो ये है, देखिए एक सेकेंड, मैप विजिबल ले लेते हैं। ये है बे। अब बे को देखेंगे, जो बे ऑफ बंगाल है बहुत ही ज्यादा, इसका आर्च जो है ये बहुत ही ज्यादा इसका जो कर्व है वाइड है। ऑन द अदर हैंड ये है गल्फ ऑफ कच्छ, ये गल्फ ऑफ ये गल्फ ऑफ कच्छ, और ये गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात हो गया। तो ये गुजरात में है। अब चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं, फिर से टॉपिक पे आते हैं। हम लोग थे यहां पे, गल्फ ऑफ कच्छ जो है वेस्टर्न गुजरात पे है, वेस्टर्न गुजरात में। और गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात जो है, जिसको गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते हैं, ये ईस्टर्न गुजरात में है। अब एक आते हैं डंकन पैसेज। डंकन पैसेज ये है बिटवीन अंडमान एंड लिटिल अंडमान। अंडमान और लिटिल अंडमान को डंकन पैसेज सेपरेट करता है। फिर आते हैं मैकमोहन लाइन पे। तो मैकमोहन लाइन, जैसे हम बताएं आपको कि मैकमोहन लाइन डिवाइड करता है, डिवीजन है बिटवीन, बॉर्डर लाइन बिटवीन तिब्बतन रीजन या फिर आप इसको चाइना भी बोल सकते हैं, तिब्बतन रीजन या फिर चाइना एंड इंडिया के बीच में। ये कब, इसको किसने डिवाइड किया था? हेनरी मैकमोहन। हेनरी मैकमोहन कब? 27 अप्रैल
1914 में। कब? शिमला कन्वेंशन में। ये शिमला कन्वेंशन हुआ था बिटवीन ब्रिटिश एंड तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव, तब ये लाइन डिवाइड किया गया था। शिमला कन्वेंशन हुआ था बिटवीन ब्रिटिश एंड तिब्बतन प्रोविंस, तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन चाइना जब चाइना तिब्बत को अक्वायर कर लिया, जब तिब्बत पे कैप्चर कर लिया, तब भी मैकमोहन लाइन स्टिल इफेक्टिव है। तो ये हो गया। अब देखते हैं रैटक्लिफ लाइन। अब रैटक्लिफ लाइन पार्टीशन लाइन है, जो रैटक्लिफ किसने डिवाइड किया था? साइरल रैटक्लिफ ने इन द ईयर 17 अगस्त 1947 को इन्होंने डिवाइड किया था। किसके बीच? इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन क्योंकि देखिए, पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, पहले वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो इस एनालॉजी से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं, अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान था ये। तो इस पे भी रैटक्लिफ लाइन डिवीजन पार्टीशन अप्लाई हुआ था। ये जो रैटक्लिफ लाइन है, ये बॉर्डर कमीशन से, किस कमीशन से? बॉर्डर कमीशन से ये इफेक्ट में आया था। तो हमने देख लिया, ये हमने पूरा जनरल इंट्रोडक्शन देखा कि इंडिया का कहां ये पूरा इफेक्ट में आता है। तो चलिए हम अब रिवीजन करते हैं। तो हमने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के वजह से स्टार्ट किया था। हम आपको पूरा इंट्रोडक्शन ओवरव्यू दिए थे, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट किए जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट किए कि इंडिया का लोकेशन कहाँ है। तो इंडिया का लोकेशन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और इंडिया का जो लोकेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब जनरल इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या पढ़ते हैं? तो टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ते हैं, फिर इंडस स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ते हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको कुछ चैनल्स भी आपको बताए, फिर हम आपको लेंथ भी बताए, कौन कौन से लेंथ है जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है वो शेयर करते हैं। फिर हम आपको ये भी बताएं कि एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया क्या, हम ये आपको बताएं। फिर देखिए, जैसे इंडिया जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इक्वेटर जो है वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। फिर ये जो है एक्सटेंट और लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया है। इंडिया का जो नॉर्थ टू साउथ पार्ट है 3214 किलोमीटर है, जबकि वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंशन है वो 2333 किलोमीटर है। और फिर देखते हैं कि जो इसका ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। ऑन द अदर हैंड जो इसका जो अरुणाचल प्रदेश के साथ इसका एक्सटेंशन है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। फिर आते हैं नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन में। तो इसका लद्दाख के साइड इसका जो एक्सटेंशन है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और जबकि इसका तमिलनाडु के साइड है, जो मेन लैंड है, तमिलनाडु इंडिया का मेन लैंड है, उस पे है इसका एक्सटेंशन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। लेकिन अगर आप पूरे कोस्टल आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड सबको इंक्लूड करेंगे तो इसका जो एक्सटेंशन आएगा वो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ होगा। फिर आते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है जो इंडिया के 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड से पास करता है, और ये मिर्जापुर से पास करता है, और ये 5 स्टेट से पास करता है, जिसमें सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है
मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है उड़ीसा, फिर आता है आंध्र प्रदेश, फिर आता है फिर हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जो इंडिया को है 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नदर्न पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल रीजन है, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो नदर्न पार्ट सदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल कंट्रीज में लाई करता है। ट्रॉपिकल कंट्री वो इस ट्रॉपिकल रीजन वो इसलिए है क्योंकि वो इक्वेटर के ज्यादा नजदीक है, और इसलिए वो ट्रॉपिकल कंट्री, और वो ज्यादा हीट जो है हीट रिसीव करता है। अब जो जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 कंट्रीज से 8 स्टेट से पास करता है। सबसे पहला आता है गुजरात, फिर आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 स्टेट से पास करता है। फिर फर्दर हम देखें कि कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया कितना है 6100 किलोमीटर, लेकिन ये जो कोस्टल लेंथ ऑफ इंडिया है ना, जो 6100 किलोमीटर वो मेन लैंड का, लेकिन ऑल ओवर जो सारे आइलैंड्स को इंक्लूड करके करेंगे तो 7500 किलोमीटर हो जाएगा। फिर बात करते हैं म्यांमार की, जो कि नेबरिंग कंट्री है इंडिया का, तो वो 4 स्टेट से पास करता है, वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर थर्ड में देखते हैं असम जो है एक नॉर्थ ईस्ट कंट्री है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है इंडिया का, और इसे 7 स्टेट और यूनियन टेरिटरी पास करते हैं। फिर हम कुछ आइलैंड्स के बारे में जाने, जो कि है रॉस आइलैंड, जिसका ओल्ड नेम रॉस आइलैंड था, फिर इसको नाम बदल के कर दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसी प्रकार नील आइलैंड का नाम हो गया शहीद आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड का नाम हो गया स्वराज आइलैंड। फिर हमने एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया देखा। नदन मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट है कोल, जो कि लद्दाख में। सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में। फिर ईस्टर्न क्या है किबूथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। वेस्टर्न है गुहार मोती, जो कि गुजरात में। फिर सदर्न मोस्ट मेनलैंड है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में। ये सब एक्सट्रीम पॉइंट है। फिर हमने देखा कंट्री नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। तो सबसे ज्यादा जो नेबरिंग कंट्री जिससे इंडिया अपना मेन एरिया शेयर करता है, सबसे ज्यादा लेंथ शेयर करता है, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश से सबसे ज्यादा यानी 4096 किलोमीटर वो शेयर करता है। बांग्लादेश 5 स्टेट उसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाती हैं, जिसमें सबसे पहला है वेस्ट बंगाल, फिर है मेघालय, फिर है मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम, फिर आसाम। फिर इसको फॉलो करता है चाइना से, जो कि करता है 3488 किलोमीटर। इस बाउंड्री लाइन का नाम है मैकमोहन लाइन। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप इसको जो बांग्लादेश है, आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली लाइन भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश अर्स्टवाइल क्या था, वो था ईस्ट पाकिस्तान। तो मैकमोहन लाइन का जो इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बाउंड्री जिस चीज से वो शेयर करता है, तो वो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 5 से करता है। फिर आता है पाकिस्तान जो है वो है 3323 किलोमीटर, जो है रेड क्लिफ लाइन। और इसका जो 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से करता है, जो कि है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। फिर आता है नेपाल से करता है 1751 किलोमीटर। इसका कोई बाउंड्री स्पेसिफिक लाइन जो है नेम नहीं है। ये भी 5 स्टेट से करता है। वो नेम है उसका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। फिर आते हैं म्यांमार का। तो म्यांमार का हम आपको पिछले स्लाइड में भी बताएं कि ये 1643 किलोमीटर का लेंथ है, जिसे वो इंडिया शेयर करता है। और इसका जो स्टेट है 4 स्टेट से करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। फिर आता है भूटान। तो भूटान जो है वो लेंथ शेयर करता है 6699 किलोमीटर। ये सेकेंड लास्ट ऐसा कंट्री है जो सबसे कम लैंड शेयर करता है इंडिया से, और ये 4 स्टेट से करता है। नेम है उसका वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। फिर आता है अफगानिस्तान सबसे लीस्ट नेबरिंग कंट्री जो लेंथ शेयर करता है वो अफगानिस्तान, वो करता है 106 किलोमीटर। उसका बाउंड्री लाइन है दुरंत लाइन, और ये एक ही स्टेट से करता है, और वो यूनियन टेरिटरी से करता है, जो है लद्दाख। और एक और कंट्री है, वो है श्रीलंका। ये एक आइलैंड नेबरिंग कंट्री है।
फिर इंपॉर्टेंट चैनल आता है 10 डिग्री चैनल जो कि अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। फिर आता है 9 डिग्री चैनल जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को सेपरेट करता है। फिर 8 डिग्री चैनल जो मालदीव जो कि आइलैंड कंट्री वो मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप को या मिनिकॉय या लक्षद्वीप का आइलैंड है, इसको डिवाइड करता है। फिर आता है ग्रेट चैनल डिवाइड करता है सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया का आइलैंड है, फिर वो डिवाइड करता है निकोबार को। फिर आता है महिम क्रीक जो है मुंबई में है, गल्फ ऑफ कच्छ है वेस्टर्न गुजरात में, और गल्फ ऑफ खंबात जिसको कैम्बे भी बोलते हैं वो है ईस्टर्न गुजरात में। फिर आता है डंकन पैसेज जो है बिटवीन अंडमान एंड लिटिल अंडमान में है। फिर हमने देखा मैकमोहन लाइन का नाम कैसे पड़ा, तो इन्होंने जो इसको पार्टीशन किया था, जो डिवीजन क्रिएट किया था, इंटरनेशनल बाउंड्री जो क्रिएट किया था वो थे हेनरी मैकमोहन, जो 27 अप्रैल 1949 में शिमला कन्वेंशन हुआ था ब्रिटिश और तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव में, तो इन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया था मैकमोहन लाइन। लेकिन जब चाइना ने तिब्बत को कैप्चर किया तो इसके बाद भी ये जो लाइन है ये अभी भी इफेक्टिव है। फिर बात करते हैं रेडक्लिफ लाइन की, तो रेडक्लिफ लाइन जो है बॉर्डर कमीशन के द्वारा इसको लाया गया था, और इसको साइरल रैटक्लिफ ने इसको पार्टीशन किया था, जो कि कब किया था, तो 17 अगस्त 1947 को, और ये किया था इंडिया और पाकिस्तान में, और इसको अर्स्टवाइल बांग्लादेश पे ये भी इफेक्टिव हुआ था, और बांग्लादेश पे भी रैटक्लिफ लाइन ही था। तो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट, we'll meet next time. Till then, keep safe, keep learning, stay curious and enjoy learning.